नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। दर्शकों, आपको पता है कि इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी प्रदान करते हैं, साथ ही साथ मिलवाते हैं मेहमान से, ले जाते हैं सैर पर भी और देते हैं फिटनेस के मंत्र भी। तो आज की बात में हम दो महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने जा रहे हैं। पहला जो विषय है वो है साइबर स्वच्छता और दूसरा है युवाओं में अनियमित दिनचर्या। तो आपको मिलवाएंगे हमारे विषय विशेषज्ञों से भी, लेकिन उससे पहले आप नोट कर लीजिए हमारे फ़ोन नंबर, क्योंकि आप भी जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम से और जान सकते हैं साइबर स्वच्छता के बारे में और साथ ही साथ युवाओं में अनियमित दिनचर्या के बारे में भी। तो हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0755266049 और दूसरा टोल फ्री नंबर है 180023300340। तो दर्शकों, आप कॉल कर सकते हैं इन फ़ोन नंबर्स पर। और अब नज़र डालते हैं आज की तिथि पर। आज की तिथि है विक्रम संवत 2079, फाल्गुन माह, कृष्ण पक्ष, द्वादशी, 17 फरवरी 2023 तिथि है और दिन है शुक्रवार। तो दर्शकों, ये तो थी तिथि और अब नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में और बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है हमें इतिहास से। तो इतिहास की बात करें तो 1915 में गांधी जी ने पहली बार शांति निकेतन का दौरा किया। 1931 में लॉर्ड इरविन ने गांधी जी का स्वागत वायसराय निवास में किया। 1933 में अमेरिका की साप्ताहिक पत्रिका न्यू जविक प्रकाशित हुई। 1968 में प्रसिद्ध राजनीतिक तथा मध्य प्रदेश राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू जी का निधन 17 फरवरी को 1968 में हुआ था। और 2000 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक विकास संगठन ने बांग्लादेश के अनुरोध पर 21 फरवरी को संपूर्ण विश्व में मातृभाषा दिवस मनाने का निश्चय लिया। और अब नज़र डालते हैं विचार पर, क्योंकि एक विचार हमारा जीवन बदल देता है। तो देखते हैं क्या कुछ खास है विचार में। बड़ा आदमी वह है जिसके सानिध्य में, जिसकी समीपता में हर छोटा आदमी खुद को बड़ा अनुभव करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विचार, बिल्कुल सही बात। बड़ा तो वही होता है जिसके सानिध्य में हर एक व्यक्ति अपने आप को बड़ा महसूस करे और सौभाग्यशाली महसूस करे। दर्शकों, आज की बात में हम बहुत ही खास विषय लेकर आए हैं आपके लिए। आपने स्वच्छता की बात तो ज़रूर सुनी है, लेकिन स्वच्छता, साइबर स्वच्छता की बात नहीं सुनी होगी। तो आज इसी पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हैं एसीपी श्रीमती ऋचा जैन मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और साथ ही साथ डॉक्टर अतुल कुमार पांडे जी, प्रोफेसर एवं एचओडी साइबर लॉ एनएलआईयू से बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो शब्द है साइबर स्वच्छता की जो बात हो रही है वह क्या है। ऋचा मैम, आपसे जानना चाहेंगे साइबर स्वच्छता क्या है। हमारी सरकार का एक मोटिव है स्वच्छता को मेंटेन करके रखना। जैसे आसपास के हम स्वच्छता को मेंटेन करते हैं, साइबर हमारी लाइफ में बहुत बड़ा अंग बन चुका है। जैसे हम आसपास एक हमारे वर्चुअल अलग दुनिया है, हमारे आसपास एक दुनिया है, ऐसी वर्चुअल दुनिया भी अलग है। वहाँ पे भी हम लोगों से बातें करते हैं, लोगों से बहुत सारी एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। तो उसको साफ रखने के लिए बेसिकली साइबर स्वच्छता वर्ड लाया गया है। पर इसको अगर आप उसमें देखें तो बॉट नाम का एक चीज़ होती है, रोबोट होते हैं बेसिकली। उनको डिज़ाइन इसलिए किया गया था कि वो रोबोट या बॉट की हम बात कर रहे हैं तो वो ह्यूमन बिहेवियर को रेप्लिकेट करने के लिए और लोगों को कंप्यूटर दुनिया में रिप्लेस करने के लिए, उनके काम को रिप्लेस करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। पर आजकल बॉट्स का जो इस्तेमाल है वो गलत चीज़ों के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो साइबर स्वच्छता केंद्र जो डेवलप किए गए हैं वो इसीलिए डेवलप किए गए हैं। उनका काम है बॉटनेट और मालवेयर मतलब मलिशियस सॉफ्टवेयर को डिलीट करने के लिए या आपके सिस्टम से मिटाने के लिए, कि आपका सिस्टम, आपके डिवाइसेस, कंप्यूटर डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस, जितनी भी डिवाइसेस है वो प्रॉपरली काम कर सके, उनमें कोई वायरस, मैलिशियस सॉफ्टवेयर या कुछ और चीज़ ना आ सके। अगर आता है तो उसको हटाने के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र डेवलप किए गए हैं। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया। हमारे साथ डॉक्टर अतुल जी हैं। अतुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, मैम ने बताया स्वच्छता या ये साइबर स्वच्छता केंद्र के बारे में, कैसे कार्य करता है साइबर स्वच्छता केंद्र। साइबर स्वच्छता केंद्र मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का एक इनिशिएटिव है और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, उसके अंतर्गत ये कार्य करता है, जिसको की विधिक मान्यता भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत दी गई है। तो ये जो जन सामान्य हैं उन जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, किसी तमाम तरीके के ट्रांजैक्शन करते हैं, तो अगर गलती से उन्होंने किसी ऐसे मेलिशियस लिंक क्लिक किया हुआ है, वहाँ से कोई सॉफ्टवेयर या मेलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है,
तो कैसे उनको पता चले कि उनको उनका कंप्यूटर या उनका मोबाइल फ़ोन इन्फेक्टेड है, और अगर वो इन्फेक्टेड है तो क्या किस प्रकार से उसको रिमूव किया सकता है। तो जो भारत सरकार का ये उपक्रम है, इसके अंतर्गत इस तरह की सॉफ्टवेयर्स मुफ्त उपलब्ध कराए गए हैं। उनको आप डाउनलोड करके आपका डेस्कटॉप है, लैपटॉप है या मोबाइल फ़ोन है या पॉम टॉप है, उसके जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, जो उसकी तकनीकी संरचना है, उसके हिसाब से आप वहाँ जा कर के उस सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करके और इनको आप रिमूव कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से बताया आपने कैसे हम मुफ्त में ये सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करके अपने डिवाइसेस को सुरक्षित रख सकते हैं। दर्शकों, पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगी, आप हमारे नोट कर लीजिए टोल फ्री नंबर जिससे आप भी हमें संपर्क कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं साइबर स्वच्छता के बारे में। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-00340 और एक और नंबर है 0755-266-0049। ऋचा मैम, बात आपने की बॉट नेट के बारे में और बताया आपने कि बॉट रोबोट से ही निकला हुआ शब्द है, फिर भी जानना चाहेंगे बॉटनेट है क्या? बेसिकली जो बॉटनेट का मतलब है बॉट का नेटवर्क। जब बहुत सारे बॉट से इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और एक बड़ा सिस्टम बना देते हैं, और उनका इंटेंशन होता है किसी कंप्यूटर को हैक करना या कोई भी गलत काम करना, किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर को, कंप्यूटर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को, या किसी के कंप्यूटर से डेटा चोरी करना, या बहुत सारे गलत इंटेंशंस के साथ जो नेटवर्क बनाया जाता है उसको जनरली हम बॉटनेट बोलते हैं। बिल्कुल। अतुल सर, ये भी जानना चाहेंगे, जो टेक्निकली साउंड होते हैं लोग, उनको तो समझ में आ जाता है, लेकिन आम जनता कैसे समझे कि उनका जो डिवाइस है वो हैक हो गया है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। इसमें जो सामान्य तौर पर देखा जाता है कि इंटरनेट स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि कई ऐसे प्रोसेसेस रन करते हैं, कई ऐसी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं सिस्टम में कि आपके इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है। अगर मोबाइल फ़ोन है तो आप देखेंगे कि उसकी बैटरी गर्म हो जाती है, डिवाइस थोड़ा सा गर्म हो जाती है, आपको लगता है कि हीट हो रहा है ज़्यादा। और आप कोई वेबसाइट ओपन करेंगे तो वो जो सामान्य समय लगता है उससे अधिक समय लगता है। तो ये व्यवहारिक लक्षण हैं जिनके आधार पे हम जान सकते हैं कि ये सिस्टम कंप्रोमाइज हो सकता है। तो ये जो एक नेटवर्क है पूरा, इसका उपयोग अन्य चीज़ों के लिए भी किया जा सकता है। जैसे तरह तरह के अटैक हैं कि आपके सिस्टम को इस्तेमाल करके दूसरे को कोई मैसेज भेजा जाए, आपके मैसेजेस को पढ़ लिया जाए, या फिर उससे कोई आपराधिक कृत्य किया जाए। तो इस तरह की सारी संभावनाएं रहती हैं जब सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाता है। बिल्कुल जी, सिस्टम कंप्रोमाइज़ की बात करी आपने। रिचा मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल मोबाइल, लैपटॉप, पाम टॉप, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं टेक्निकली सब लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कार में भी आजकल देखा गया है कि जैसे एंड्रॉयड होता है या कुछ भी होता है वो इनबिल्ट रहता है, तो क्या ये भी सिस्टम हैक हो जाते हैं? ज़रूर। जो भी सिस्टम नेटवर्क या वाईफाई इंटरनेट से कनेक्टेड है, उनकी पूर्ण संभावना है कि वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए इन्फेक्शन से बचने के लिए कि पहले तो किसी ब्रांडेड कंपनी के ही सॉफ्टवेयर्स को हम इंस्टॉल करें, ब्रांडेड कंपनी से ही ये चीज़ें खरीदें। और दूसरा, जैसे हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारे देश में मैंने जनरली देखा है कि सिक्योरिटी पे हम बहुत बाद में ध्यान देते हैं। जब तक हमारे घर में चोरी नहीं होती तब तक हम अपने घर में CCTV कैमराज नहीं लगाते हैं, जब तक हमारा एक्सीडेंट नहीं होता तब तक हम हेलमेट लगाना स्टार्ट नहीं करते या सीट बेल्ट लगाना स्टार्ट नहीं करते। वैसे ही जब तक हमारे कंप्यूटर या डिवाइसेस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते या उन पे कुछ अटैक नहीं होता या कोई डिवाइस चोरी नहीं कर लेता है डिवाइस से डेटा, तब तक हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अच्छे वाला इंस्टॉल ही नहीं करते। कुछ लोग तो इंस्टॉल नहीं करते, कुछ लोग करते भी हैं तो वो फ्री वाला प्रेफर करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पेड जो खरीदते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, उन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स को हम इंस्टॉल करें। और दूसरा, जैसे हम पब्लिक वाईफाई पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कोशिश तो हमें पहले ये करनी चाहिए कि पब्लिक वाईफाई हम यूज़ ही ना करें। बट अगर आप पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं अपनी डिवाइस को, तो कोशिश करें मिनिमम एक्टिविटीज़ करें अपने फ़ोन या अपनी डिवाइस पे। और स्पेशली जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, बैंक की डिजिटल पेमेंट्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो पब्लिक वाईफाई या किसी और का वाईफाई यूज़ करके उन पेमेंट्स को बिल्कुल भी करने की कोशिश ना करें। साथ ही अगर व्हाट्सएप पे भी आप चैट कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे भी आपका पर्सनल डेटा अगर आप शेयर कर रहे हैं तो वाईफाई पे या पब्लिक वाईफाई पे कभी उनको शेयर न करें। ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है किसी भी साइट पे भी अगर आप लॉग इन कर रहे हैं ईमेल आईडी पे, तो पासवर्ड अगर डालने वाले हो तो पब्लिक वाईफाई और अपनी ईमेल आईडी, पब्लिक वाईफाई को यूज़ करके अपनी ईमेल आईडी को एक्सेस करने की कोशिश ना करें। जी जी मैम, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू जी हैं। जी सर, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रदीप जी। मैडम, गुड आफ्टरनून। जी, मैं आपके एक्सपर्ट से ये पूछना चाहता हूँ कि साइबर स्वच्छता, ये वर्ड मेरी नॉलेज में आज पहली बार आया है। साइबर क्राइम के बारे में बहुत सुना। मैडम, ये बताइए कि
साइबर क्राइम को खत्म करने में साइबर स्वच्छता कितना और कैसे और कहाँ तक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, किस तरह से कर सकता है, थोड़ा सा ये इसको एक्सप्लेन कीजिए। आपके बिल्कुल। दोनों एक्सपर्ट प्लीज, है ना। बिल्कुल रिचा मैम, फिर हम अतुल सर से भी यही प्रश्न पूछना चाहेंगे। रिचा मैम, पहले आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आपने ये कहावत सुनी होगी, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। साइबर क्राइम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्रिवेंशन है, क्योंकि उसका सबसे डिफिकल्ट पार्ट है इन्वेस्टिगेशन। हम लोगों के तौर पे अगर हम देखें तो इन्वेस्टिगेशन सबसे टफ है, डिटेक्शन उससे इजी और प्रिवेंशन सबसे ज़्यादा इजी है। तो हम हमेशा लोगों को अवेयर करते हैं कि भैया आप साइबर क्राइम से अवेयर रहिए और कोशिश करिए कि आपके साथ साइबर क्राइम ना हो। मैं स्मार्ट इंटरनेट यूज़र उस इंसान को मानती हूँ जो खुद भी साइबर क्राइम ना करे, बट उसमें एक एलिमेंट और है, जब उसके साथ साइबर क्राइम घटने वाला हो तो वो उससे अपने आप को बचा सके, तब आप एक स्मार्ट इंटरनेट यूज़र हैं। इसके लिए साइबर मैनर्स एक वर्ड होते हैं, जैसे बच्चों को हम टेबल मैनर्स सिखाते हैं, ऐसे साइबर मैनर्स होते हैं कि साइबर वर्ल्ड में, वर्चुअल वर्ल्ड में हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे किस प्रकार की एक्टिविटीज़ करनी है, किस प्रकार की एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। तो साइबर स्वच्छता केंद्र की हम बात करें, वो प्रिवेंशन पे ही काम करता है। उसका काम है कि जैसे ही वो डिटेक्ट करता है कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस या एंटीवायरस या मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, मालवेयर है, उसको वो आपके सिस्टम से रिमूव कर दे, ताकि आपके सिस्टम में कोई हानिकारक चीज़ ना हो पाए या वो आपके सिस्टम को ख़राब ना कर दे। तो वो प्रिवेंशन पे ही काम करता है, और इसी संबंध में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव रहा है, और इसके लिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर स्वच्छता केंद्र के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। आई थिंक एम कवच ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, पर बहुत कम लोगों ने उसको इंस्टॉल करके रखा है। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं यही चाहती हूँ कि साइबर स्वच्छता केंद्र हर आज के बाद सब लोग विजिट करो उस वेबसाइट पर जाके, और जो भी फ्री टूल्स अवेलेबल हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, एम कवच ऐप को डाउनलोड करें और लगातार अपने डिवाइसेस में उसको अपडेट करते रहें और उसको स्कैन करते रहें। बिल्कुल रिचा मैम, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है सभी दर्शकों के लिए कि जो एम कवच ऐप है, जो सरकार द्वारा फ्री में, मुफ्त में दिया जाता है, जिससे आपका जो डिवाइस है वो सुरक्षित रहता है, तो आपको ज़रूर डाउनलोड करना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर अतुल जी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, साइबर स्वच्छता केंद्र जो है उसके माध्यम से किस प्रकार से ये हम लोग ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डिवाइसेस को सुरक्षित रख सकते हैं? साइबर स्वच्छता केंद्र की वेबसाइट पर आप जाएंगे csk.gov.in, तो वहाँ पर उसके होम पेज पर आइकन्स दिए हुए हैं, वहाँ पर आप क्लिक करके उस पर्टिकुलर लिंक तक पहुँच सकते हैं। और वहाँ पर आप आपकी डिवाइस क्या है उसके हिसाब से भी कुछ स्पेशलाइज्ड वहाँ पर एप्लीकेशंस हैं। आपका, जैसे मैंने पहले भी कहा, टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी उपलब्ध हैं। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप वहाँ पर जो वेबसाइट मेंशन की गई हैं, जो एप्लीकेशंस मेंशन किए गए हैं, उन्हीं को डाउनलोड करें। और इस वेबसाइट को खोजने के लिए भी आपको बहुत सतर्क रहना होगा। जैसे आप गूगल में जा करके आप टाइप करते हैं तो आपको मिलता जुलता डोमेन नेम मिल सकता है। तो आप हो सकता है किसी अटैकर की वेबसाइट पर आप चले जाएँ और वहाँ पर आपसे वहाँ से कोई कंप्रोमाइज्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जिससे आपका स्वच्छ होने के बजाय एक बार आप विक्टिम हो जाएं। तो आप जब भी आप इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं, बेहतर ये होगा कि आप उसके डोमेन को टाइप करें www.csk.gov.in। तो वहाँ पर जा कर के फिर आप अपनी आवश्यकता अनुसार, मोबाइल फ़ोन है आपका, डेस्कटॉप है, उसके हिसाब से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक कंपनीज़ भी हैं, आप उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं जो आपको मुफ्त में इस तरह की सर्विसेज उपलब्ध कराती हैं। पर जैसा मैंने कहा, सावधानी रखना ज़रूरी होगा कि हम किसी ऐसे डोमेन पर ना जाएं जो कि फेक हो। दूसरा एक जो प्रश्न था साइबर स्वच्छता से संबंधित, उसमें मैं कैसे क्राइम को प्रिवेंट कर सकता है ये, तो उसमें मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। कभी कोविड-19 था, उसमें हर व्यक्ति को कहा गया कि आप पर्सनल हाइजीन को ध्यान रखिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो पूरा इकोसिस्टम इन्फेक्टेड हो सकता है। तो जब हम साइबर हाइजीन की बात करते हैं, साइबर अगर हाइजीन मेंटेन नहीं होगी इंडिविजुअल लेवल पर, तो पूरा साइबर इकोसिस्टम इन्फेक्ट हो सकता है। तो अगर मेरे मोबाइल में है कोई वायरस है, मान लिया कि पूरा इकोसिस्टम सिक्योर है, पर अगर मैं कोई ट्रांजैक्शन करता हूं तो मेरे द्वारा वो इन्फेक्शन बाकी कंप्यूटर्स में पहुंच जाता है। जैसा पहले भी कहा गया कि एक कनेक्टेड सिस्टम है, तो अगर सिस्टम में कोई एक लिंक इन्फेक्ट होती है तो पूरा सिस्टम इन्फेक्ट होने की संभावना रहती है। इसलिए पर्सनल लेवल पर साइबर हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आजकल हम देख सकते हैं कि इंटरनेट का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। घरों में भी वाईफाई रहते हैं, मोबाइल में रहता है, तो हमें सारे नेटवर्क्स को बहुत सुरक्षित रखना चाहिए। और जो आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिंक बताया है www.csk.gov.in, इसको हमें टाइप कर ही इस डोमेन को विजिट करना चाहिए और यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं वो सॉफ्टवेयर जो हमें वायरस से बचाएंगे। रिचा मैम, आपसे जानना चाहेंगे, एक शब्द है सर्ट इन, इसके बारे में आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं।
सर्टेन बेसिकली कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, इसका फुल फॉर्म ये है। ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन में सबसे पहले स्टार्ट की गई थी, उसी की एक टास्क फोर्स यहाँ बनाई गई है। सिंपल सी भाषा में, जैसे बाहर की सुरक्षा के लिए आर्मी है, बाहर से अगर कोई अटैक करता है तो आर्मी प्रोटेक्ट करती है। लोकल सुरक्षा के लिए पुलिस अवेलेबल है, अगर लोकल में कोई अटैक होता है तो पुलिस प्रोटेक्ट करेगी। ऐसे कंप्यूटर्स पे कभी कोई अटैक होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सर्टेन को संस्थगित किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ये सरकार की संस्था है जो कंप्यूटर पर होने वाले अटैक को रोकती है, और मेनली इसका काम है जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं या जो बिजली विभाग होते हैं उनके जो सर्वर्स है उनको प्रोटेक्ट करना। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे से आपने बताया। एक मालवेयर शब्द भी हमें अक्सर अतुल सर आपसे जानना चाहेंगे, मालवेयर के बारे में भी हमें सुनने में आता है कई बार। ऋचा मैम आप पहले बताएंगे, फिर मैं अतुल सर से जोड़ूंगी इसी प्रश्न को। जी सॉफ्टवेयर के बारे में सबने सुना होगा। जैसे कंप्यूटर में किसी भी काम को करने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। कोई इनपुट डालो, उसको प्रोसेस सॉफ्टवेयर करता है और आउटपुट प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर करता है। ऐसी मालवेयर बना है मलीशियस सॉफ्टवेयर, MAL जहाँ भी लिखा होता है उसका मतलब है जिसका इंटेंशन गलत होता है या कोई भी गलत चीज़। तो मलीशियस सॉफ्टवेयर में MAL और सॉफ्टवेयर का वेयर उठा के मालवेयर बनाया गया। उसका काम ही यही है, उसका इंटेंशन ही यही है कि वो किसी भी डिवाइस में जाके उसको इन्फेक्ट करे या गलत कामों के लिए उसका उपयोग किया जाए। बिल्कुल सर, आप क्या कहना चाहेंगे मालवेयर के बारे में? बिल्कुल, मैं उसमें कुछ और चीज़ें जोड़ना चाहूँगा कि मालवेयर की जब हम बात करते हैं तो जैसा ऋचा मैडम ने बताया कि वो मैलिशियस इंटेंशन के साथ क्रिएट किया जाता है और वो कंप्यूटर्स में इंस्टॉल होता है, मोबाइल फ़ोन में किसी प्रकार से किसी लिंक के द्वारा इंस्टॉल होता है, फिर वो करता है जिसके लिए भेजा गया है। उदाहरण के तौर पर आपके मैसेजेस पढ़ना, आपके फाइल की इंफॉर्मेशन चोरी करना। इसके अलावा इनके कई प्रकार होते हैं। ये इनका उद्देश्य क्या होता है ये डिपेंड करता है कि कौन सा व्यक्ति लिख रहा है, किस पर्पज़ के लिए। कुछ ऐसे होते हैं जो एक एंजाइटी जनरेट करते हैं, जिसे स्कैरीवेयर कहते हैं, तो ये भी उसी श्रेणी में आते हैं। तो इसके कई प्रकार हैं। उदाहरण के तौर पर मुझे एक मैसेज आता है कि आपका फ़ोन कंप्रोमाइज़ हो गया है इस अटैक से, और उसके बाद एक लिंक आती है कि इस लिंक पर क्लिक करिए और आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो ऐसे में हमें साइबर स्वच्छता केंद्र की वेबसाइट पर जाना चाहिए, न कि जो लिंक के थ्रू आ रहा है, क्योंकि लिंक जब आती है हमारे पास तो वो भी एक, इसे स्कैरीवेयर कहते हैं, और इसमें इस लिंक पर क्लिक करते ही हमारे कंप्यूटर से डेटा चोरी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर मोबाइल पर या कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे मैसेजेस से सावधान रहें। और एक और समस्या आती है कि कई लिंक हमारे पास आती हैं जिसे हम बिटली लिंक कहते हैं, शॉर्टन लिंक, जिसमें आप पढ़ करके नहीं समझ सकते कि किसका लिंक होगा। उदाहरण के तौर पर कुछ ऐसे 2-1 फ्रेज उसमें यूज रहते हैं, उसको पढ़ के समझा नहीं जा सकता। तो ऐसे वेबसाइट्स पर आप क्लिक करने के पहले उसको उस बिटली लिंक को कहीं और गूगल में आप तमाम सर्च इंजन में आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिन पे आप क्लिक करके उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें, क्योंकि हो सकता है कि उस पर क्लिक करते ही आप किसी अटैकर की वेबसाइट पर जाएं और वहां से कोई रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर आपके मशीन पर डाउनलोड हो जाए और फिर वो आपका डेटा या इन्फॉर्मेशन चोरी करना शुरू कर दे। बिल्कुल, हमें बहुत सावधानी बरतना चाहिए। मैं एक बार फिर से आपसे वेबसाइट के लिए पूछना चाहूँगी, कौन सी ऑथेंटिक वेबसाइट है, एक बार पुनः हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, साइबर स्वच्छता केंद्र पर जो मेंशन किया गया है उसमें मैंने कहा अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग हैं, जैसे ई-स्कैन है, K47 है, क्विक हील है। तो इनके जो सॉल्यूशंस हैं वहाँ पर फ्रीली अवेलेबल हैं, उनको डाउनलोड किया सकता है, और डाउनलोड करने के बाद वो आपकी जो भी मैलिशियस कोड हो उनको वो क्लीन करेंगे। लेकिन जब आप किसी दूसरे वेबसाइट पर जाते हैं, क्योंकि ये एक मॉनिटर्ड वेबसाइट है, तो यहाँ पर कौन सा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने के लिए सजेस्ट किया जाता है उसको परीक्षण के बाद ही यहाँ लाया गया है। लेकिन जब आप किसी दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं तो आप उसको अन्य तरीक़ों से चेक करें कि वो ऑफिशियल वेबसाइट है कि नहीं है, क्योंकि तमाम ऐसे अटैकर्स भी हैं या स्कैमर्स हैं जो आपको कोई सुविधा देने के नाम पर आपको कोई एप्लीकेशन देंगे और उस एप्लीकेशन से फिर आपके मोबाइल फ़ोन में कोई स्कैमिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है, जैसे लोन ऐप है या फिर अन्य कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर है। तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते ही आपका कंप्यूटर कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, और कभी कभी ये पता नहीं चलता, कोई एक्टिविटी नहीं करता, खास उद्देश्य के लिए भेजा गया है तो उसी समय एक्टिव होगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा सर ने बताया कि स्पीड स्लो हो जाती है या हैंग होने लग जाता है मोबाइल, तो हम समझ जाएं कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है या कुछ अटैक हुआ है हमारे डिवाइस पर, तो कैसे लोग आपसे संपर्क करते हैं? कब हम समझ जाएं कि हमें पुलिस से संपर्क करना है या हमें सूचित करना है या हमें साइबर स्वच्छता केंद्र की सहायता लेनी है?
देखिए, जब भी आपको अनयूजुअल एक्टिविटी आपके फ़ोन में दिखती है, जैसे सर ने जो बताया उसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी, जैसे कोई ऐप आपने इंस्टॉल नहीं किया था पर वो अपने आप इंस्टॉल हो गया है, और कोई ऐप्स डिलीट हो गए, आपके कॉन्टैक्ट्स डिलीट हो गए, आपके मैसेजेस डिलीट होना स्टार्ट हो गए हैं, आपका फ़ोन बार बार हैंग हो रहा है या अपने आप बंद हो जाता है फिर अपने आप चालू हो जाता है, कोई बैकग्राउंड ऐप्स ज़बरदस्ती रन कर रहे हैं, तब आपको लगता है कि यार आपके फ़ोन में किसी ने कोई अटैक कर दिया है, तो 2 काम करने होते हैं आपको। फर्स्ट, आप उसी टाइम आपका जो साइबर स्वच्छता केंद्र की वेबसाइट है उस पे जाइए। साइबर स्वच्छता केंद्र की वेबसाइट पे जाके आप जो टूल्स हैं उनको डाउनलोड करिए ताकि वो जो मलिशियस सॉफ्टवेयर है वो रिमूव हो सके। उसके बाद आप पुलिस के पास आइए, क्योंकि पुलिस आपके साथ जो हो रहा है उस घटना को रोक नहीं पाएगी, पर उस घटना को जिसने कारित किया है, जिसकी वजह से वो घटना हुई है, अपराध हुआ है आपके साथ, उसको पकड़ेगी। तो 2 काम करना है आपको, एक तो साइबर स्वच्छता केंद्र वेबसाइट को विजिट करना है और फिर दूसरा पुलिस थाना विजिट करना है और आपको बताना है कि आपके फ़ोन के साथ क्या क्या हो रहा है। तो हम प्रयास करेंगे कि हम उस व्यक्ति को पकड़ सकें। बिल्कुल दर्शकों, आप पुनः नोट कर लीजिए, जो हमारी वेबसाइट है साइबर सुरक्षा केंद्र की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे आपको डोमेन में जाके टाइप करना है www.csk.gov.in। अतुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो हैकर्स होते हैं वो क्यों बॉटनेट का ही उपयोग करते हैं अटैक के लिए? देखिए, सबसे पहले उनका उद्देश्य किस प्रकार की सूचना को प्राप्त करना है या क्या करना है। उदाहरण के तौर पर बॉटनेट का प्रयोग वो एक अटैक होता है, इसे हम DDoS अटैक कहते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, की कोई वेबसाइट को डाउन करना है कि वो वेबसाइट आज उपलब्ध न हो। उदाहरण के तौर पर एक वेबसाइट कोई महत्वपूर्ण इवेंट लॉन्च कर रही है और उन्होंने अटैक करके उसको फेक ट्रैफिक से उसको वहाँ पर क्यूइंग कर दी, वहाँ पे लाइन एक बना दी, जिससे कि वो जो लेजिटिमेट रिक्वेस्ट है उनको रिस्पॉन्ड न कर पाए। इसके अलावा जैसा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि उद्देश्य क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, उसके हिसाब से वो डिज़ाइन किया जाता है प्रोग्राम और भेजा जाता है। तो इसमें डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है और वेबसाइट को डिफेस करना, उसे अनअवेलेबल कराना, इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। और इसमें जो हैकर्स ग्रुप हैं उसमें उनके कई तरह के उद्देश्य होते हैं। कभी कभी वो किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करते हैं, कभी किसी व्यापारिक समूह को टारगेट करते हैं और कभी कभी वो किसी नेशन को टारगेट करते हैं। और कभी उनका उद्देश्य ये भी होता है कि कंप्रोमाइज सिस्टम के द्वारा ऐसे मैसेज जनरेट किए जाएं, ऐसे र्यूमर्स जनरेट किए जाएं जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम शुरू हो या फिर किसी प्रकार का पब्लिक ऑर्डर का इशू हो। तो तरह तरह के उद्देश्य हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उसके थ्रू ऑपरेट कर रहा है। बिल्कुल मैम, हैकर्स को कैसे पकड़ती है पुलिस, कैसे उनको रोक पाएंगे? देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सारे लोग इसको देख रहे होंगे, बट जनरली हम लोग का रहता है आईपी एड्रेसेस के थ्रू हम पकड़ते हैं हैकर्स को, या उस सिस्टम पे कितने आईपी एड्रेसेस हिट किए गए हैं उसके थ्रू हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। बट अगेन मैं आपको बोलूँगी क्योंकि ये बहुत टफ होता है और ये जानकारी आने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आपकी जितनी भी डिवाइसेज हैं, जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और जितने भी आप ऐप्स यूज़ करते हैं वो जनरली इंडिया के होते नहीं हैं, वो इंडिया से बाहर के होते हैं। तो उनसे जानकारी लेने में हमको काफ़ी समय लग जाता है। तो और आपको पता है कि जितनी टाइम आपको क्राइम को डिटेक्ट करने में लगता है या इन्वेस्टिगेट करने में लगता है, उतना अपराधी आपसे दूर होता जाता है। तो इसलिए मैं फिर से पुनः ये आपसे बोलूँगी कि आप लोग प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान दें, ताकि कोशिश करें कि आपके साथ साइबर क्राइम ना हो। बिल्कुल, बॉट हमले की भी बात इसी से जुड़ी हुई है मैम, कि बॉट हमला जो होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से? जैसा कि सर ने बताया था वही है। बॉटनेट बेसिकली बॉट्स जो होते हैं उनका काम है कि ह्यूमन बिहेवियर को रेप्लिकेट करना, बट जब बॉटनेट मिल जाते हैं और वो एक पूरा नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो उनका इंटेंशंस बहुत गलत होता है। और वो क्या करते हैं, जैसे DDoS अटैक सर ने अपन को बताया था, और भी आपके सिस्टम को अटैक कर सकते हैं, आपका डेटा चोरी कर सकते हैं, आपके पासवर्ड्स चोरी कर सकते हैं, हो सकता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी कर दें। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि बैंक के सर्वर पे भी अटैक हो गया, वो इसी प्रकार का अटैक होता है। बहुत सारे बॉटनेट एक पूरा नेटवर्क बन के, बॉट्स का नेटवर्क बन के उन पर अटैक करते हैं और बैंक के सर्वर से काफ़ी डेटा चोरी कर लेते हैं। अब बैंक के डेटा से सर्वर से अगर चोरी होता है डेटा, तो उससे आपको पर्सनली कितना नुकसान होता है। ऐसे आपने एक बार कभी सुना होगा, एक पिज्ज़ा कंपनी, उसका भी नेटवर्क से उसका भी डेटा चोरी हो गया था। तो वो इन सब चीज़ों का ही काम है। बिल्कुल मैम, लोग कितने जागरूक हैं? अभी जैसे हमारे कॉलर जुड़े थे, उन्होंने बोला कि पहली बार उन्होंने साइबर स्वच्छता की बात सुनी है, तो जागरूकता के प्रति क्या कुछ किया जा रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो काफ़ी प्रयास कर रही है। एक इन्फोसेक अवेयरनेस करके एक वेबसाइट है, इन्फोसेक अवेयरनेस, जिसको भारत सरकार बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। आप अगर फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या फिर ट्विटर यूज़ करते हैं, तो कृपया करके इनके पेज को फॉलो करें।
हर रोज़ इनके द्वारा एक नई चीज़ बताई जाती है, नया प्रकार का साइबर अपराध बताया जाता है, प्लस आप उससे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं उसके बारे में बताया जाता है। ये तो होगी भारत सरकार की बात। पेपर्स में भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे कि हर दिन आप एक साइबर नया प्रकार का अपराध आता है। और तीसरा जो गवर्नमेंट मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है और एक स्टेट साइबर हेडक्वार्टर्स पूरा भोपाल में क्रिएट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा, और उसका काम ही ये है कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना और लोगों के साथ जो साइबर क्राइम हो रहा है उससे उनको प्रोटेक्ट करना। और हर डिस्ट्रिक्ट्स में भी अब साइबर क्राइम की एक यूनिट क्रिएट की गई है, क्योंकि स्टेट साइबर भोपाल में लोकेटेड है तो बाकी अन्य जिलों का क्या, तो स्टेट साइबर की ही वजह से एक डिस्ट्रिक्ट साइबर यूनिट भी क्रिएट की गई है। आप लोग को हमेशा जैसे अब नियरेस्ट थाना पता होता है, ऐसे ही आप साइबर क्राइम की जो यूनिट होती है वो उसकी भी आप जानकारी रखें। और अगर आपके साथ कोई भी अपराध होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपके जो नियरेस्ट थाना है, जो सबसे निकटतम थाना है, वहाँ जाके रिपोर्ट करिए। वो आपको गाइड करेंगे कि आपको एग्जैक्टली आप आगे जाके क्या करना और कहाँ से आपकी समस्या का समाधान निकलेगा। बिल्कुल। क्या ऑनलाइन भी कंप्लेन दर्ज कराई जा सकती है? जी, ऑनलाइन कंप्लेन भी दर्ज कराई जा सकती है, जिसका वेबसाइट का नाम है www.cybercrime.gov.in। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, www.cybercrime.gov.in। इसमें आप घर बैठे बैठे भी रिस्पॉन्स अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिल सकता है। और दूसरा एक हेल्पलाइन नंबर भी है जो भारत सरकार द्वारा संचालित है, 1930। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 1930। ये साइबर हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपके साथ कुछ साइबर क्राइम या कोई अनयूजुअल एक्टिविटी आपके फ़ोन में हो रही है तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं, ये आपको फ़ोन पे तुरंत गाइड करेंगे। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे से और विस्तार से बताया, क्योंकि आज हम सभी ऑनलाइन सब चीज़ों से कनेक्टेड है। चाहे घर में किराना लेना हो या हेल्थ की सेवाएं लेना हो, हम लोग ऑनलाइन ही सब चीज़ें संपर्क करते हैं और साइबर क्राइम से कहीं ना कहीं ग्रस्त भी होते हैं। तो आप लोग भी ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। वेबसाइट जो मैम ने बताई है वो है www.cybercrime.gov.in और एक टोल फ्री नंबर भी है जिस पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और समाधान भी पा सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1930। अतुल सर, आपसे जानना चाहेंगे, फ्री बोट रिमूवल टूल भी होता है, उसको कैसे उपयोग में लाया जा सकता है? जी, अगर हम साइबर स्वच्छता केंद्र की बात करें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के, तो उसमें एक सेक्शन है जिसमें फ्री बूट रिमूवल का पेज है। वहाँ पर जा कर के जो टूल्स फ्रीली अवेलेबल हैं उनका कंपाइलेशन उपलब्ध है। वहाँ से उसको डाउनलोड करके और अपने सिस्टम पर रन करने से अगर कोई इस तरह का एप्लीकेशन डाउनलोडेड है तो वो उसको रिमूव करने में मदद करता है। तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इसके अलावा कई कंपनीज अपनी CSR पॉलिसी के तहत वो लोग इस तरह के टूल्स फ्रीली अवेलेबल कराती हैं नॉन कॉमर्शियल पर्पजेज़ के लिए। तो उनकी वेबसाइट्स पर जा कर के भी इस तरह के टूल्स को डाउनलोड किया सकता है। बट मेरी सलाह ये होगी कि जो बहुत साइबर जागरूक नहीं है वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट को विजिट करें और वहाँ से डाउनलोड करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप मान लीजिए क्विक हील की वेबसाइट पर जाते हैं और उसकी जगह आपने कोई फेक वेबसाइट्स पर आप चले गए और वहाँ से डाउनलोड किया तो आपका नुकसान हो सकता है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कंपनीज में भी हो जाता है कई बार और उनको भी सुरक्षा की ज़रूरत रहती है, तो वहाँ पे वो डाउनलोड कर सकते हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट है साइबर स्वच्छता केंद्र की www.csk.gov.in, इस पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं ये सॉफ्टवेयर और अपने डिवाइस को वायरस फ्री कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैडम ने बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट बताई थी जिस पर अगर आपके साथ कुछ साइबर क्राइम हुआ है तो आप इन वेबसाइट पर जाकर अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, www.cybercrime.gov.in। और दूसरी चीज़ जो है हेल्पलाइन नंबर है 1930। रिचा मैम, चलते चलते आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि कई सारे जो युवा हैं वो जुड़े होंगे हमारे इस कार्यक्रम से और ज़्यादातर देखा गया है कि युवा या और भी आम जनता है साइबर क्राइम से ग्रस्त है, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं वही बात रिपीट करना चाहूँगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पर अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो जाता है तो कृपया करके घबराएं नहीं। जैसे आपको मैंने वेबसाइट बताया, वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, फ़ोन भी लगा सकते हैं। और दूसरा, अगर आप भोपाल के निवासी हैं तो भोपाल के लिए एक अलग से नंबर चालू किया गया है, वो है 9479999036। मैं फिर से रिपीट करूँगी, 9479990636। ये भोपाल के निवासियों के लिए है। अगर आपके साथ साइबर क्राइम होता है, स्पेशली आपके जैसे ही पैसे कटते हैं, तो आप तुरंत इस नंबर पे कॉल करिए,
हो सकता है हम प्रयास कर सकते हैं कि आपके जो पैसे कटे हैं, क्योंकि जब पैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है तो पैसा पहले सर्वर पे जाता है, सर्वर जो ट्रांजैक्शन होता है उसके बाद वो पर्टिकुलर अकाउंट में जाता है। तो कभी कभी वो सर्वर पे जाके वो ट्रांजैक्शन रुक जाता है, तो वो एक गोल्डन आवर होता है। गोल्डन आवर जनरली हम ट्रैफिक में यूज़ करते हैं, एक्सीडेंट्स में यूज़ करते हैं कि जैसे ही एक्सीडेंट होता है तुरंत उस बंदे को हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। वो टाइम को हम गोल्डन आवर कहते हैं कि जिस टाइम में हम उसको हॉस्पिटल पहुंचा सके। वैसे ही साइबर क्राइम में भी गोल्डन आवर होता है। जैसे ही आपके साथ साइबर अपराध हुआ है, स्पेशली आपके अगर पैसे कटे हैं, तो जितनी जल्दी आप रिस्पॉन्स करके पुलिस के पास पहुंच जाएंगे, या फिर भोपाल वालों को अगर आप इस नंबर पर कॉल कर देंगे तो आपका पैसा रोकने का हम प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि पहला काम हमारा यही है कि आपकी हानि होने से हम बचा सकें। दूसरा फिर हम आगे जाके उसको इन्वेस्टिगेट करके उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करेंगे। महिलाओं से भी मैं यही बोलना चाहूँगी, क्योंकि महिलाओं के साथ मैंने देखा है बहुत सारे प्रकार के साइबर क्राइम होते हैं जिसमें उनकी फेक आईडी बन जाती है, उनको कोई लड़का परेशान कर रहा होता है, कोई व्यक्ति ही उनको परेशान कर रहा होता है या अश्लील मैसेजेस भेज रहा होता है। तो इसमें भी आपको घबराना नहीं है। अगर आपको लगता है आपके साथ या आपके आसपास ऐसी महिलाएं हैं या लड़के हैं या बच्चे हैं, क्योंकि जो साइबर स्टॉकर्स होते हैं उनका काम ही होता है कि महिलाओं और बच्चों को टारगेट करना। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही, तो आप तुरंत आके पुलिस को बताइए। पॉसिबल है कि वो आपकी जान पहचान का या आसपास का ही व्यक्ति मिले। तो महिलाएं स्पेशली और बच्चे कोशिश करें कि अपना पासवर्ड्स बहुत लोगों से शेयर ना करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही ऋचा मैम आपने। और जो टोल फ्री नंबर शेयर किया है हमारे भोपाल वासियों के लिए, मैं पुनः दोहराना चाहूँगी 9479990636। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ACP ऋचा जैन मैम हमारे साथ थी और डॉक्टर अतुल सर थे HOD NLIU से। बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका भी। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी साइबर स्वच्छता के बारे में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आपकी सुरक्षा के लिए। दर्शकों, अब समय हो चला है पर्यटन का, क्योंकि सैर करना भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। तो आइए लेकर चलते हैं आपको नीमच। नीमच मालवा के पठार और अरावली की श्रृंखलाओं का सेतुबंध नीमच, मालव और मेवाड़ी संस्कृति का मिलन बिंदु नीमच, एक जीवंत शहर, ऐसा शहर जिसके सीने में पोशीदा है ताम्रकाल के अंधेरों से समकाल के उजालों तक के रहस्य। सुंदर वट वृक्षों से आच्छादित शहर जिसकी जड़ों से तने निकलते गए और कालातीत इतिहास रचते गए। समुद्र तल से 468 मीटर ऊपर बसे इस शहर के वृक्ष अपनी वयोवृद्धता का पता खुद देते हैं और हर मौसम की खूबसूरतियां रचते रहते हैं। कांधका का प्राचीन ताम्रपत्र बताता है कि इसे मीणा जनजाति ने बसाया था। जनश्रुति है कि ये तब मीणच था जिसे मुक्सुक ने मीमच और फिर नीमच बना दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में यानी 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में सरकश राजपूतों, मराठों और पिंडारियों के दमन के लिए नीमच में एक किला बना, एक छावनी बनी। ये वही किला है जहां से 1857 में मालवा मेवाड़ के क्रांतिकारियों की मदद से जनसेना ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। किसी शहर की नब्ज को टटोलने के लिए उसके पुराैतिहासिक महत्व और इतिहास को जानना जरूरी है, और इसीलिए हम पहुंचे नीमच से सटे बरूखेड़ा में। यहाँ शैव, शाक्त और वैष्णव मंदिरों की काल के थपेड़ों से बची एक छोटी सी मंदिर श्रृंखला भी है। खाली खाली ताक बता रहे हैं कि ये वैभवपूर्ण मंदिर मूर्ति चोरों और तस्करों का स्वर्ग भी रहे हैं। काश हमारे लोग को पुरा संपदा के संरक्षण का महत्व समझाया गया होता। मंदिरों को मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग ने संरक्षित स्मारक घोषित किया है। विभाग द्वारा मंदिरों का जीर्णोद्धार भी किया गया है, लेकिन प्राचीन स्मारकों के लिए निर्धारित
मानकों के अनुसार नहीं। जगह जगह सीमेंट के थक्के नजर आते हैं। ऐसे शिलाखंड भी जोड़े गए हैं जिनके परिरूप मंदिरों के कालखंड के बहुत बाद के हैं तथा उसके स्थापत्य की लय से। तो दर्शकों, आज की बात में एक और महत्वपूर्ण विषय युवाओं में अनियमित दिनचर्या, और इसी पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में है डॉक्टर रमेश भार्गवा जी, जो कि फिजिशियन है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रमेश सर। और साथ ही में हमारे साथ डाइटिशियन है समरा अख्तर हुसैन जी। बहुत बहुत स्वागत है समरा जी आपका भी। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर रमेश जी से। सर, आपसे जानना चाहेंगे कैसी दिनचर्या है युवाओं की। अगर बात करें, युवा बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे समाज की, तो कैसी दिनचर्या, किस प्रकार से जीवन बिताते हैं आजकल युवा? आजकल जो जीवन शैली में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, बस से जाते हैं। पहले हम लोग जो है पैदल जाते थे और स्कूल जा कर के वो लोग जो है वहाँ पर पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद में फिर लौट के आते हैं, होमवर्क करते हैं। तो आजकल की दिनचर्या में क्या हुआ है कि चलना फिरना बहुत कम हो गया है। बिल्कुल। और बच्चे एक्सरसाइज कम करते हैं, तो इससे जीवन शैली में बहुत परिवर्तन आ गया है। और बच्चे क्या है, मोटापा का और ब्लड प्रेशर का और ये हार्ट डिसीज़ का, इनके सब का जो है इनमें जल्दी शुरुआत होने लगती है। बिल्कुल। समरा जी, आप क्या बोलना चाहेंगी कि जो युवा हैं वो कैसी दिनचर्या आज के समय बिताते हैं? पूरा रूटीन उनका किस प्रकार का रहता है? जैसे कि सर ने स्टार्ट ऑफ किया था कि स्कूल लाइफ से ही हम स्टार्ट करें, अगर बच्चों का रूटीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है, बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। वन बाय वन एक कोई चीज़ उनकी चलती रहती है। स्कूल से आएंगे तो ट्यूशन का टाइम हो गया, अगर उनकी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस हैं तो उसमें टाइम चला गया, तो उनके पास खुद की एक्टिविटीज़ के लिए कोई काम नहीं बचता है। तो वो एक्टिविटीज़ भी जितना भी वो चाहते हैं हम अपना चैनलाइज नहीं कर पाते अपनी एनर्जी लेवल्स को, तो उसको वो फिर कहीं ना कहीं दूसरी तरह से उसको हैंडल आउट करते हैं। ये तो स्कूल के बच्चों की बात हो गई। इवन जो यंगस्टर्स हैं जो कॉलेज गोइंग हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। और जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल के टाइम पे जो है वो सोशल मीडिया। यानी आपके पास जितने गैजेट्स हैं और इतने ज़्यादा बच्चे गैजेट फ्रीक हो चुके हैं, तो ज़रा सा भी टाइम मिलेगा इवन पेरेंट्स को भी, क्योंकि फैमिलीज़ जो हैं बहुत न्यूक्लियर हो गई हैं। आप ऐसे सिटीज़ में रहने लगे हो, बाहर पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं रहते हैं बच्चों के, तो ये होता है कि अगर माता पिता को भी कुछ काम करना है तो बच्चे को मोबाइल पकड़ा देंगे या कोई ऐसी चीज़ लैपटॉप पे, बेटा तुम ये देख लो, टीवी देख लो। तो उससे क्या उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, उनकी एनर्जी उनके अंदर स्टोर ही रह जाती है, तो वो प्रॉपरली चैनलाइज नहीं हो पाती है, विच इवेंचुअली टर्न्स इनटू कि उनको ओबेसिटी बहुत जल्दी हो रही है, यानी मोटापा बहुत जल्दी होने लगता है। बिल्कुल सम्राट जी। और जैसा कि भार्गव सर ने बोला था कि पहले के समय पैदल चलकर जाया जाता था स्कूल और एनर्जी ब्रेकडाउन होती थी। फिर भी सर आपसे ये जानना चाहेंगे, अक्सर देखा गया है कि जो बच्चे रहते हैं, युवा रहते हैं, बहुत ही जल्दी बीमार भी होने लगे हैं। छोटा छोटा वायरल इन्फेक्शन हो जाता है या कुछ एलर्जीज हो जाती है, उसके पीछे क्या कारण है सर? उसके पीछे ये कारण है कि सबसे पहले बॉडी का रेजिस्टेंस जो है वो कम होता जा रहा है। उसका कारण ये है कि बच्चे उस हिसाब से डाइट लेते नहीं हैं। जैसे अपनी इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने के लिए प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए बच्चों को, तो प्रोटीन लेते नहीं हैं बच्चे। और आजकल क्या है, बच्चे बहुत जल्दी में रहते हैं तो वो फास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे अपना जंक फूड्स वगैरह ये इस्तेमाल करते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर्स खाते हैं। उसकी वजह से उनकी बॉडी का पावर जो है कम हो जाता है। दूसरा क्या है कि बच्चे क्या है कि एक्चुअली में पुराने टाइम में बच्चे एक्सपोज ज़्यादा रहते थे, धूल में भी खेलते थे, बाहर भी जाते थे, आउटडोर गेम्स ज़्यादा होते थे। हमें याद है कि जब हम पढ़ते थे तो लौट के अपना बैग रख के एकदम से खेलने में लग जाते थे, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। इससे क्या है, बॉडी की इम्यूनिटी कम हो गई है और इम्यूनिटी लेवल कम होने से ये सब बीमारियां होती हैं। इवन एलर्जी भी, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो छोटी मोटी एलर्जी अपने आप ठीक हो जाती है। बिल्कुल, इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। समरा जी, आप डाइटिशियन हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि बचपन से ही जो माँ होती है अपने बच्चे का इम्यूनिटी का विशेष ध्यान रखती है, लेकिन आजकल जो बूस्टर्स खिलाते हैं या सप्लीमेंट्स खिलाते हैं युवाओं के लिए भी स्पेशली,
कि अच्छा दिखने के लिए, सुडौल शरीर के लिए या अपने आप को और फिट बनाने के लिए वे सप्लीमेंट लेते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम इम्यूनिटी से पहले आपसे बात करना चाहेंगे कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए नेचुरली बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी डाइट में जो एक इंडियन थाली होती है जी। वो हर चीज़ से हमारे लिए परफेक्ट है। उसमें आपको प्रॉपर अमाउंट आपका कार्ब्स भी मिल जाता है, प्रोटीन्स भी मिल जाते हैं, फैट्स भी मिल जाते हैं, मीठा भी होता है। तो एक वो प्रॉपर थाली होती है जिससे हमें कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल जाता है। पर जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं, मतलब एज बढ़ती जाती है उनकी, तो बहुत चूज़ी हो जाते हैं, बहुत पिकी हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को भी ये लगता है कि ठीक है भाई, जो खा रहा है एटलीस्ट वो खा तो रहा है, पेट में तो जा रहा है, पर उनको ये नहीं पता कि वो न्यूट्रिशन उनके बॉडी को लग भी रहा है या नहीं लग रहा है। एक चीज़ बनाई, नहीं खाना, ठीक है भाई जो खाएगा हम वो दे देते हैं। और सबसे बुरी चीज़ जो आज के दौर में आई वुड से वो ये है कि ज़ोमैटो स्विगी का टाइम आ गया है, नहीं है बनाना पॉसिबल अगर मदर के लिए भी और या यंगस्टर्स के लिए भी, तो उन्होंने फ़ौरन फ़ोन उठाया। और आजकल छोटे बच्चों को भी पता है कि फ़ोन उठा के आप ऐप पे जाओगे और आप ऑर्डर कर लोगे। तो वो उसकी वजह से उनकी जो इम्यूनिटी है वो प्रॉपर्ली बन नहीं पाती है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो घर की चीज़ें हैं, जो नेचुरली अवेलेबल चीज़ें हैं वो खाएं। बच्चों को भी वो खिलाएं जो हमें हमारी नानियाँ दादियाँ खिलाती थी। गुड़ मूंगफली बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, वेरी गुड कॉम्बिनेशन। आपका उससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है, आपका प्रोटीन भी अच्छा मिल जाता है। तो इस तरह की घरेलू चीज़ें हैं जिससे हम बहुत सारी अपनी इम्यूनिटी अंदर से ही इन्हांस कर सकते हैं। हमको अलग से सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, गुड़ मूंगफली का आपने अच्छा मैसेज दिया है। तो दर्शकों, गुड़ मूंगफली ज़रूर खाएं जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। हमारे साथ डॉक्टर भार्गव जी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल का ख्याल कैसे रखें युवा, क्योंकि देखा जाता है कई सारी बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं आज के समय युवा उनकी दिनचर्या के कारण। तो किस प्रकार से उनको ध्यान रखना चाहिए? खान पान के बारे में सम्राट जी ने बताया, आपसे जानना उसमें चाहेंगे। ये है इम्यूनिटी के बारे में बात हुई है, प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कम लेना चाहिए। बच्चों का ये है कि स्कूल हेल्थ, स्कूल में एक बार बच्चों की स्क्रीनिंग होना चाहिए कि बच्चों को ब्लड प्रेशर तो नहीं है, बच्चों का शुगर तो नहीं है और बच्चों का लिपिड प्रोफाइल कैसा है। तो एक स्कूल हेल्थ सर्वे होना चाहिए, मतलब वो या तो डॉक्टर वीकली एक वहाँ पर जाना चाहिए और बच्चों का हेल्थ सर्वे करना चाहिए कि बच्चों का वेट कितना बढ़ रहा है, हाइट के हिसाब से वेट रखना चाहिए। सपोज़ BMI जिसको अपन कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, वो 24-23 के आसपास रहना चाहिए जी। एक अंदाज से अपन ये कह सकते हैं कि बच्चे की हाइट आपने ली और हाइट में उसमें 100 माइनस कर दिए तो एक्चुअल वेट उसका उतना होना चाहिए जी। अगर उससे ज़्यादा है तो बच्चे को पहले से अलार्म करना चाहिए, उसको वार्न करना चाहिए कि तुम्हें जैसे मोटापे की बीमारियां, जिसमें 5 बीमारियां लिंक हैं, जिसमें कि थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है और ये थायराइड है, ये सब बीमारियां हो सकती हैं। इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, स्कूल लेवल पर भी और टीचर्स लेवल पे भी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। और अगर बात करें एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बोला स्कूल की दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो समय है वो देखा गया है काफ़ी कम रहता है बच्चों के पास। सुबह से जो दिनचर्या रहती है, बैक टू बैक स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो, ट्यूशन्स हैं, क्लासेस हैं, उसकी वजह से उनका खेल का समय ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या विशेष टिप्स देना चाहेंगे पेरेंट्स को और हमारे युवाओं को जो जुड़े हैं इस कार्यक्रम से? बच्चों को ये बोलना चाहिए कि अगर आपको स्कूल में जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं, अगर वहाँ टाइम नहीं मिलता है तो आकर के अपन आउटडोर गेम्स खेलें। कम से कम 45 मिनट्स एक्सरसाइज या 1 घंटे एक्सरसाइज ज़रूरी है बच्चों के लिए। बिल्कुल। और जो बच्चे जिम जाते हैं, आजकल क्या है जिम में भी बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उनके लिए ऐसा है कि अगर बच्चे जिम में जाना चाहते हैं तो जिम में जाने के पहले एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेना चाहिए कि बच्चों का पल्स कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, उनका लिपिड प्रोफाइल ठीक है कि नहीं है। उनका एक्चुअली में क्या एक ट्रेडमिल टेस्ट होता है जिसमें कि अपन ये देखते हैं कि उनकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कितनी है, बच्चे कितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब एक टारगेट फिक्स करना चाहिए, क्योंकि क्या है कभी आपने बोल दिया बच्चों को कि आप बहुत मोटे हो तो बच्चे जा कर के और ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, जो कि नुकसानदायक भी रहती है। तो बच्चे का एक टारगेट होना चाहिए जिसमें कि अपन बच्चे का हार्ट रेट और उससे वेट के निकाल के अपन ये करते हैं कि 220 माइनस एज कि इतना हार्ट लेवल होना चाहिए। तो आप जिम में भी जाते हैं और या फिर अपन आउटडोर एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ भी एक लिमिटेड आपको मालूम होना चाहिए कि कितनी एक्सरसाइज करना चाहिए।
बिल्कुल। और अभी पिछले 1-2 साल से बड़े बड़े लोगों की जिम में डेथ भी हो रही है, जी तो सर। हम उसके लिए ये कहना चाहेंगे कि वहाँ पे एक जिम मास्टर को ये कम से कम एक इलेक्ट्रिक शॉक की मशीन आती है जिसको डिफिब्रिलेटर कहते हैं, वो ऑपरेट करना आना चाहिए कि बच्चे का अगर किसी का सडन कार्डियक अरेस्ट है तो बच्चे का कम से कम उसका हार्ट चालू कर दें, इसके लिए उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है, उसको ट्रेंड होना चाहिए, बिल्कुल वो भार्गव भी सर, होना बिल्कुल चाहिए, और सही बात बाकी उसको एक्सरसाइज और ये सब चीज़ों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जी सर, सबसे महत्वपूर्ण सलाह जो आपने हमारे दर्शकों को दी है कि आप हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप चाहे जिमिंग करते हैं या कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं या आपको फिटनेस बहुत जल्दी से चाहिए, तो सबसे पहले अपना बॉडी चेकअप कराएं, किसी फिजिशियन के पास जाएं। पूरा चेकअप कराने के बाद अगर आपकी बॉडी फिट है तो आप ज़रूर जिम करें और फिटनेस का अपना ध्यान रखें, लेकिन साथ ही साथ खान पान का ध्यान रखना बहुत ही विशेष है। तो हमारे साथ समरा मैम है। समरा मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, जिमिंग जाते हैं और प्रोटीन पाउडर और इन सब चीज़ों से अपनी बॉडी बिल्टअप करते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी? वेरी ऑनेस्टली मैं सजेस्ट नहीं करती सप्लीमेंटेशन जब तक आप किसी प्रॉपर प्रोफेशनल के अंडर ट्रेनिंग आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे जिम में आपको बता दिया जाता है कि आपको इतना प्रोटीन लेना है, या प्रोटीन के साथ साथ इवन मोर हार्मफुल फॉर द बॉडी इज़ स्टेरॉइड्स लेना है। स्टेरॉइड्स एक इस तरीके की चीज़ है जो आप बगैर प्रोफेशनल के अंडर गाइडेंस नहीं ले सकते हो, तो आप उसकी भी एक साइकिल होती है कि आप जब ऑफ साइकिल होगे तो वो आपकी बॉडी के ऊपर आपके ऑर्गन्स को बहुत डैमेज करती है। बिल्कुल। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक ना कोई हमारे साथ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ा रहे। इसके साथ साथ डाइटरी इंटरवेंशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप सप्लीमेंट्स लेंगे तो ही आप प्रॉपरली आपका जो है न्यूट्रिशन लेवल प्रॉपर हो पाए। उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डाइट में आप जो नॉर्मल खा रहे हैं उसी में उस चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दें। बिल्कुल। आप प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स की बहुत सारी सोर्सेज, आपके जितने डेयरी प्रोडक्ट्स हैं यानी दूध या दूध से बने हुए जितने पदार्थ हैं, आपका पनीर हुआ, दूध हुआ, दही हुआ, बहुत अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन के। आप नॉनवेज ले सकते हैं तो चिकन हुआ, मछली हुआ, मटन हुआ, इसके साथ साथ अंडे हैं, ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। और अगर हम वेजिटेरियंस की बात करें तो उन लोगों के लिए बीन्स हैं, नट्स हैं, तरीके के सारे नट्स आते हैं, बादाम है, अखरोट है, ये सारे नट्स हैं जो अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं, बीन्स को ऐड कर सकते हैं और अपनी डाइट में वो चीज़ों को वो बगैर सप्लीमेंट के भी कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि बिना सप्लीमेंट के नेचुरल डाइट से भी आप सब चीज़ें कवर कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है एक्चुअली। बिल्कुल समरा जी, हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड और चला है युवाओं में वीगन का, जिसमें वे दूध के सारे उत्पाद छोड़ देते हैं, तो क्या उनमें कुछ कमियां देखी गई हैं या वे किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं? बेशक कोई भी चीज़ है आपकी लॉन्ग रन में वो आपको इतना सपोर्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, आप थोड़ी टाइम के लिए कर रहे हो, आपको वो न्यूट्रिशन मिल रहा है, किसी और सोर्स से आप आउटसोर्स कर लेते हो, आपको फिर उसके लिए कोई सप्लीमेंट टैबलेट लेनी पड़ेगी या किसी ना किसी आपको अपनी बॉडी में वो चीज़ को डालना ही पड़ेगा, तो वाई नॉट गो विद द नेचुरल स्टफ। आप नेचुरल जितने नेचुरल लें उतना ज़्यादा अच्छा है। ये वेगन डाइट हुआ, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गए या आपकी डिटॉक्स डाइट्स हो गई, ये जितनी आपकी लुक्रेटिव है या जितनी आपकी सोशल मीडिया पर चलने वाली चीज़ें हैं, ये सब थोड़े टाइम के लिए हैं, ये लॉन्ग रन में आपको उतना फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगी, आप उसको बहुत लंबा टाइम तक फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको ये होगा कि आपने 10 दिन कर लिया, 15 दिन, महीना भर कर लिया, आप बोर हो जाओगे। बिल्कुल। भार्गव जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो हम बात कर रहे हैं वेगन डाइट की और जो ये दूध के उत्पाद छोड़ देते हैं युवा और एक पर्टिकुलर डाइट में चलते हैं, तो क्या कुछ असर पड़ता है स्वास्थ्य पर? स्वास्थ्य पर ये असर पड़ता है कि जैसे अगर प्रोटीन कम है तो आगे चल के जैसे डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। जी सर। सॉल्ट प्रॉपर नहीं मिलता तो उनको ब्लड प्रेशर, सॉल्ट ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड प्रेशर होने की संभावना है, ओबेसिटी का तो शिकार हो ही जाते हैं। जी सर। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो आगे चल के हो सकती हैं। और आजकल देखा गया है कि यंग लोगों में मतलब वो ये सब ब्लड प्रेशर और हार्ट और जितनी भी डायबिटीज़, ये सब बीमारियां अब जल्दी होने लगी हैं। जैसे मैं बताता हूं कि जब हम लोग पढ़ते थे, बहुत पुरानी 84-85 की बात कर रहा हूं, जब हम एमडी करते थे, कभी किसी लड़के को चेस्ट पेन होता था, अगर हम उसका ईसीजी कर लेते तो हमारे प्रोफेसर डांटते थे कि तुमने ईसीजी क्यों किया, क्या तुम हार्ट की बीमारी से हो उसको। उस समय मतलब ये था ट्रेंड कि किसी भी यंग पेशेंट में कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता, लेकिन आज के टाइम बिल्कुल उल्टा हो गया है।
जो भी यंग हैं उनको ब्लड प्रेशर भी जल्दी हो रहा है, उनको डायबिटीज़ भी जल्दी हो रही है, उनको जो है ब्लड प्रेशर भी बहुत जल्दी हो रहा है। बिल्कुल और डायबिटीज़ उस समय जो यंग में थी वो टाइप 1 होती थी, आजकल जो है यंग पेशेंट में वो डायबिटीज़ टाइप 2 टाइप की, जो कि मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ जिसको बोलते थे, जो कि ज़्यादातर 45 साल के बाद होती थी, आजकल अर्ली एज में होने बिल्कुल लगी है। सर, ज़्यादातर देखा गया है कि युवाओं में डायबिटीज़ के लक्षण बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और सर एक ज़माना था जब बच्चे युवा सब मिट्टी में खेलते थे, लेकिन आज के समय में इसी मिट्टी से एलर्जी हो जाती है या और भी कई चीज़ें हो जाती हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि आज की मिट्टी इतनी शुद्ध नहीं है या हमारा भ्रम है ये मन का? ये तो मन का भ्रम है। अगर आप एलर्जी है, अगर सीवियर माइनर एलर्जी है तो वो अपने आप ठीक हो जाती है। नेचुरल भी कि जितना ज़्यादा एक्सपोजर हो उतना अच्छा रहता है। बिल्कुल सर। लेकिन अगर माइनर चीज़ है तो वो अपने आप सेटल हो जाती है। हाँ, अगर मेजर चीज़ है तो उसके लिए फिर इलाज की ज़रूरत रहती है, अदरवाइज़ नहीं। जी। तो बच्चों को जितना नेचुरल वे में जाएं, एक्चुअली में अपन को अगर डायबिटीज़ से बचना है तो पुराने सिस्टम की तरफ जाना चाहिए अपन को, जी जिसमें रिफाइंड चीज़ें नहीं, पहले क्या जो गेहूं हैं घर में पीस के बनाते थे, जी सर, वो सब चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद रहती थी। बिल्कुल। और आजकल सब चीज़ें रिफाइंड मिलने लगी हैं, तो उससे क्या है कि जो कैलोरीज तो ज़्यादा मिल जाती हैं और उससे क्या है डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल सर। समरा जी, आपसे जानना चाहेंगे, युवाओं में कई बार फूड एलर्जीज़ भी देखी जाती हैं, तो युवा कैसे समझें कि कौन सा फूड उनके लिए ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है? मैम कुछ पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं। हाँ। कभी तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके जी जी जी। एक्सक्यूज, तो वो आप स्किन टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा आपका ब्लड टेस्ट होता है, तो ब्लड टेस्ट में नॉर्मली आपके और अराउंड 200-250 के आसपास चीज़ें आ जाती हैं कि इसमें आपको फूड आइटम्स होते हैं, आपके एनवायरमेंटल चीज़ें हो गई, एयर हो गया, वाटर हो गया, उन सब से आपको चीज़ें पता चल जाती हैं कौन कौन सी चीज़ें जिससे आपको एलर्जी हो सकती है। तो हम अगर यंगस्टर्स को किसी को भी किसी पर्टिकुलर चीज़ से फूड एलर्जी है तो हम वो यूजुअली उनको प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो एक फूड एलर्जी टेस्ट करवा लें। बिल्कुल बिल्कुल। भार्गव जी, आपसे जानना चाहेंगे, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जो है युवाओं की कैसी होनी चाहिए? एक आइडियल लाइफस्टाइल, जो आदर्श लाइफस्टाइल या दिनचर्या की बात जो हम कर रहे हैं, कैसी होनी चाहिए? वो उसमें दिनचर्या में ये है कि जैसे पहले पुराने ज़माने में अपन सबसे सुबह उठते थे, अपन नहाते धोते हैं, अपनी पूरी एक्सरसाइज करते हैं, और इसके बाद में एक्सरसाइज करने के बाद में आप जो है वो ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ब्रेकफास्ट में आपका कंप्लीट ब्रेकफास्ट आपको मिलना चाहिए। उसके करने के बाद में जैसे मान लो आप ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, वहाँ से आने के बाद में आप थोड़ा सा रेस्ट करें। इसके बाद में आप बैलेंस डाइट लें और एक्सरसाइज को आपके अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। सपोज़ करो आप ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ या इन बीमारियों से ग्रसित हैं तो 45 मिनट वॉक ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो मॉर्निंग में करें एक्सरसाइज, क्योंकि टाइम चेंज हो गया है। अब कई बार लोग जो है 4 बजे नहीं उठ पाते, 5 बजे नहीं उठ पाते, तो फिर चेंज कर सकते हैं अपने आप। रात में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आफ्टरनून में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं जी। मतलब आप अपने टाइम के हिसाब से, आप उनका वर्किंग आवर्स के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप एक नहाते हैं, धोते हैं और लेटरिन जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, वैसे ही आपको एक्सरसाइज 45 मिनट्स ज़रूरी है। और यंग लोग हैं वो जिम जा सकते हैं या दूसरी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तेज़ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जी जी। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज भी करना है, बैलेंस डाइट भी लेना है, और आपको सोशल भी आपको ज़रूरी है कांटेक्ट होना। आजकल क्या है, अभी कोविड के टाइम पे 3 साल ज़रूर थोड़ा सा प्रॉब्लम रही है कि लोग कट ऑफ हो गए हैं सोशल से। बिल्कुल। तो क्या सब फ़ोन पे ही बातचीत करते हैं, तो सोशल में भी एक ज़रूरी है कि अपन बच्चों को सोशल सब चीज़ें सिखाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही, और आपने बिल्कुल एक आदर्श लाइफस्टाइल जो होती है, आदर्श दिनचर्या के बारे में अच्छे से बताया। हमारे साथ डाइटिशियन है समरा जी। चलते चलते आप हमारे जो युवा हैं उनको क्या बोलना चाहेंगी? कैसा ब्रेकफास्ट होना चाहिए, कैसा लंच होना चाहिए और कैसा डिनर होना चाहिए?
इट्स अ सेइंग कि यू शुड हैव अ ब्रेकफास्ट किंग साइज। तो आपका ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप नहीं करना है किसी भी हाल में। मेक श्योर आप 1 कप दूध पी लो, आप 1 अंडा खा लो, वो भी आपका ब्रेकफास्ट है। आप एक कोई पर्टिकुलर फ्रूट ले सकते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट अवेलेबल हो आप वो फ्रूट ले सकते हो। तो ब्रेकफास्ट को बिल्कुल स्किप नहीं करें। आपके प्रॉपर मील्स होने चाहिए, आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि आप स्किप करें। तो हमको छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेना सब कुछ है। हाँ, क्वांटिटी आप ऊपर नीचे कर सकते हो। फास्ट फूड से जितना हो सके बचें, और यदि आपकी उसमें वो शामिल हो चुका है तो फिजिकल एक्टिविटी शुड बी, मतलब इतनी नेसेसरी होनी चाहिए कि जैसे आप खाने आपके लिए नेसेसरी है वैसे आपके लिए फिजिकल एक्टिविटी भी। जी सम्राट जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और डॉक्टर भार्गव सर आपका भी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे युवाओं को दी, किस प्रकार से एक आदर्श दिनचर्या आपको अपनानी चाहिए और खान पान का किस प्रकार से अपना ख्याल रखना चाहिए आपको बताया। तो उम्मीद करेंगे आज का कार्यक्रम आपको काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमने आपको साइबर स्वच्छता के बारे में बताया। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।